हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को परफेक्ट करना। वेन एवर वी एडवाइज स्टूडेंट्स अबाउट दिस, हम हमेशा ये बच्चों को कहते हैं कि चाहे जेईई मेन का पेपर हो चाहे जेईई एडवांस का पेपर हो, आपको टेस्ट पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि हर सब्जेक्ट को 2 अटेम्प्ट्स में करना चाहिए, 2 गो थ्रूज में करना चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस करने चाहिए जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं। फॉर अ स्टूडेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का मतलब है कि वो क्वेश्चन आपको ईजी भी लग रहा है, आपके प्रिपेयर करे हुए टॉपिक से आया है, एंड दैट क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी लेंथी। आपको एक अंदाजा लग रहा है कि ये एक या दो स्टेप्स करने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी अ पाथ कि आंसर यहाँ तक इन 2 स्टेप्स को करके अपने को आंसर तक पहुंचना है। दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में करना होता है। नाउ सेकेंड अटेम्प्ट, मतलब जिन क्वेश्चंस को हम पहली बार जब गो थ्रू कर रहे होंगे, तो जिनको हम मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, वो क्वेश्चंस दो कैटेगरी के क्वेश्चंस होने चाहिए। एक ट्रिकी क्वेश्चंस। ट्रिकी मतलब वो क्वेश्चन उन टॉपिक से तो है जो आपने प्रिपेयर किया है ना। यू थिंक कि अगर मैं थोड़ा सा सोचूंगा, थोड़ा सा सिचुएशन को फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा तो शायद ये क्वेश्चन हो सकता है मुझसे, बट स्टिल यू कैन नॉट फिगर आउट अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की आंसर तक कैसे पहुंचना है। तो ये तो ट्रिकी क्वेश्चंस हो गए कि आपको होप है, आपको उम्मीद है कि शायद हो सकता है, बट राइट नाउ वो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। और दूसरे जो कि हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू नो द क्लियर अप्रोच की आंसर तक कैसे पहुंचना है, बट यू नो इट इज गोइंग टू बी लेंथी। इन दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस को हमें सेकंड अटेम्प्ट के लिए मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना चाहिए और फिर सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए। व्हाट स्टूडेंट्स जनरली डू इज कि वो जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम ये एडवाइस देते हैं कि हर सब्जेक्ट को 2 अटेम्प्ट में करो, और वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे जो गलती होती है, वो जो डिसीजन लेते हैं कि किस क्वेश्चन को पहली बार में करना है और किसको दूसरी बार में करना है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे करते हैं कि वो क्वेश्चन जो आया है वो मेरे प्रिपेयर करे हुए टॉपिक या चैप्टर से आया है कि नहीं। अगर मेरे प्रिपेयर करे हुए टॉपिक या चैप्टर से आया है तो मैं उसको ट्राई करूंगा, और अगर मेरे प्रिपेयर करे हुए टॉपिक या चैप्टर से नहीं आया, जो मेरे टॉपिक ठीक से प्रिपेयर नहीं है उसमें से आया, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। सो दिस इज नॉट व्हाट वी मीन बाय 2 अटेम्प्ट्स में पेपर को करना। अगर आपके प्रिपेयर करे हुए टॉपिक में से वो क्वेश्चन नहीं आया है, देन इट इज दैट क्वेश्चन फॉल्स इन द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी मतलब वो क्वेश्चंस जो कि कंप्लीटली स्किप करने हैं अपने को, जिनके लिए हमें कोई उम्मीद नहीं कि हमसे होगा। उस क्वेश्चन की सिचुएशन ही हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो लैंग्वेज इतनी अजीब है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है ये, या फिर वो क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से आया जो कि हमने कंप्लीटली प्रिपरेशन के समय छोड़ दिया था, हमारा प्रिपेयर्ड ही नहीं है वो टॉपिक। इन क्वेश्चंस को तो 30 सेकेंड्स या 1 मिनट जो भी आपको लगता है क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में, उतनी देर में आपको ये डिसीजन लेना है कि दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी स्किप्ड। ना इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, ना इसको सेकंड अटेम्प्ट में करना है। सेकंड अटेम्प्ट के लिए तो उन क्वेश्चंस को छोड़ना है अपने को जिनमें हमें होप है कि हमसे हो सकता है, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम, तो उनको सेकंड अटेम्प्ट में करना होता है। सो दिस इज द एडवाइस, या दिस नीड्स टू बी मास्टर्ड, जब जो आपको अपनी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते समय टाइम मैनेजमेंट जो है वो परफेक्टली अगर मैनेज करना है तो। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए हम एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के गो थ्रू करेंगे, और एक एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हुए ये बताएंगे कि अगर हम इस पेपर के लिए एडवाइस देते या हम इस पेपर को देते, तो हाउ वुड वी मेक दैट डिसीजन कि इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में करें या सेकेंड अटेम्प्ट में करें। तो एक एक करके तीनों सब्जेक्ट्स में अपन क्वेश्चन वाइज आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बट वी विल हेल्प यू कि क्या थॉट प्रोसेस होता है व्हेन डिसाइडिंग कि क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में करना है या सेकेंड अटेम्प्ट में करना है। ऑब्वियसली एक डिस्क्लेमर, एक बात का ध्यान रखना है कि मैं जब यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहिए या इसको सेकंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ देना चाहिए, इट इज़ अज्यूमिंग कि वो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है वो टॉपिक हमारा प्रिपेयर्ड है ना। बट इफ़ यू आर, अगर आपके केस में वो टॉपिक ही आपका प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में किया जाएगा ना सेकेंड अटेम्प्ट में किया जाएगा। जैसा मैंने बोला, उस क्वेश्चन को तो कंप्लीटली स्किप कर दिया जाएगा। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि भाई हम एडवाइस ये मान के दे रहे हैं कि वो टॉपिक जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है वो आपको आता है, देन हाउ टू मेक दैट डिसीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, जब आप जाओगे सेंटर पे, तो आपका जो एग्जाम स्टार्ट होने का जो टाइम है, पहले पेपर के लिए 9 o'clock और सेकेंड पेपर के लिए 2:30 इन द आफ्टरनून, उससे 25 मिनट्स पहले आपको लॉग इन करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो जब आप लॉग इन करेंगे, जब अपनी सीट पर बैठेंगे, तो लॉग इन पेज पर आपको अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा। यूज़र आईडी इज़ योर जेईई एडवांस 2026 का रोल नंबर, एंड पासवर्ड इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है, सपोज 3 जनवरी 2001 है, तो जो पासवर्ड होगा 3 जनवरी 2001, इस फॉर्मेट में अपने को
डालना होगा, DDMMYYYY। इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड डालना होगा जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। देन यू विल लॉग इन। लॉग इन करने के बाद यू कैन रीड इंस्ट्रक्शंस, कि आपके इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में जो पेपर के टाइम का जो समय है वो वेस्ट ना हो, इसलिए आप पहले से इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियरली केयरफुली पढ़ने हैं कि पेपर को कैसे नेविगेट करना है, अलग अलग सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, अनअटेम्प्टेड नहीं, नॉट विजिटेड क्वेश्चन, आपने इन क्वेश्चंस को अब तक देखा भी नहीं है, इन क्वेश्चंस को देख लिया है लेकिन आपने इनको अटेम्प्ट नहीं किया है। ये क्वेश्चंस वो जिनको आपने अटेम्प्ट किया है, ये आपने अटेम्प्ट नहीं किया है लेकिन इसको मार्क फॉर रिव्यू किया है, और ये जो क्वेश्चंस आपने आंसर मार्क किया है लेकिन स्टिल मार्क फॉर रिव्यू किया है कि बाद में मेरे को उसको रिव्यू करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 25 मिनट्स पहले इनको रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आप अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे पेपर की। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इंग्लिश। टर्म्स एंड कंडीशंस पे यहाँ पे टिक करेंगे एंड आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे। रिमेंबर, आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, आप जिस भी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर पेपर के दौरान किसी भी क्वेश्चन को आपको दूसरी लैंग्वेज में भी रीड करने का मन है, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बेटर, तो दैट इज़ पॉसिबल। किसी भी क्वेश्चन आपका बाय डिफ़ॉल्ट तो वो इंग्लिश में डिस्प्ले होगा इस केस में, लेकिन अगर उसको हिंदी में रीड करना है तो क्वेश्चन में भी आप वहाँ पर जाकर हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिर आई एम रेडी टू बिगिन होगा, आपका पेपर स्टार्ट होगा 9 o'clock पे, पहला पेपर, एंड 2:30 सेकेंड पेपर। तो ये पेपर आ गया। अब ये जो पेपर है ये जे एडवांस्ड 2026 जो कि अभी 17 मई को होने वाला है, उससे पहले IIT की तरफ से ही मॉक पेपर प्रैक्टिस पेपर के रूप में अपलोड हो रखा है। हम उसी वेबसाइट से इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द सेम पेपर दैट वाज इन जे एडवांस 2025। उसके पेपर 1 के गो थ्रू कर रहे हैं अपन, और उससे अपन सीख रहे हैं कि हाउ टू डिसाइड विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट इन फर्स्ट गो थ्रू एंड विच क्वेश्चंस टू लीव एंड मार्क फॉर रिव्यू, ओके, फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल विथ मैथ्स ओनली, कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करने से पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लो कि आपको दिख रहा है हर सब्जेक्ट में 4 सेक्शन है। तो आप क्विकली क्वेश्चंस को रीड करने से पहले देख लो कि इन 4 सेक्शंस में किस किस टाइप के क्वेश्चंस है और उनकी मार्किंग स्कीम क्या है। जैसे इस पेपर में सेक्शन 1 में सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस है, जिसमें ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, +3 एंड नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन 2 पे जाओ, 1 और मोर देन 1 करेक्ट, पार्शियल मार्किंग है, और गलत हुआ तो -2 है। आपको पहले से आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कहाँ कहाँ अपने को बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग और कहाँ नहीं है। सेक्शन 3 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, जिसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपने को आंसर निकालना है। पॉजिटिव मार्किंग सही किया तो +4, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड सेक्शन 4 मैच द कॉलम क्वेश्चंस, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अपने को पहले से आइडिया लग गया कि 4 सेक्शंस हैं हर सब्जेक्ट में। इससे क्या हुआ कि कल को अगर अपने को मान लो इन लेटर ऑन द पेपर हमें टाइम कम पड़ता है किसी सब्जेक्ट में, तो वी नो कि विच क्वेश्चंस टू टारगेट, जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें हम ज़्यादा सेफ हैं, उन पे ज़्यादा समय इन्वेस्ट किया जाए, बजाय इसके कि जैसे कि वो MCQ क्वेश्चन है, -2 नेगेटिव मार्किंग है और एक ऑप्शन सही कर भी दिया तो +1 मिलता है। तो कहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना है, अगर टाइम की कमी हो तो उसका आइडिया पहले से लग जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ फिजिक्स सेक्शन 1। ये पहला क्वेश्चन आता है फिजिक्स सेक्शन 1, मतलब सिंगल करेक्ट पे यहाँ पर। ये क्वेश्चन है मेजरमेंट एंड एरर चैप्टर का, टॉपिक का। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वर्नियर स्केल दे रखा है, उसका वर्नियर स्केल और मेन स्केल दे रखे हैं। पहला वाला डायग्राम आपको 0 एरर निकालने के लिए दे रखा है, दूसरा वाला डायग्राम एक्चुअल रीडिंग के लिए दे रखा है। इन दोनों में से इसमें से रीडिंग पढ़ के 0 एरर को एडजस्ट करके आपको आंसर मार्क करना है। ये टॉपिक आता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहिए। इसमें कोई ट्रिकी नहीं है, ना ये लेंदी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को हम मानेंगे कि इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड में एक स्क्वायर लूप घूम रहा है। बोल रखा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और ये कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे घूमेगा, फिर यहाँ पर आके यूँ आएगा। इस लूप में जो इंड्यूस्ड EMF आएगा उसका हमें ग्राफ बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
ये क्वेश्चन भले ही देखने में हो सकता है कि आपको लगे कि इतनी सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, क्वेश्चन थोड़ा सा जो उसकी शक्ल है ना वो डरावनी लग सकती है आपको कि क्वेश्चन शायद मुश्किल होगा, लेकिन ये है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आपको ईएमआई में इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पता है कि माइनस ऑफ d∅b/dt, तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सिर्फ इस तरफ है, तो जब ये लूप घूम के इस यहाँ से इस तरफ आएगा तो उसमें से फ्लक्स जीरो होगा और फ्लक्स चेंज भी नहीं हो रहा होगा। तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं हुआ, आधे जो उसका रोटेशन हो रहा है उसमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आना ही नहीं चाहिए क्योंकि फ्लक्स है ही नहीं। तो इन दोनों ऑप्शन में से तो सेलेक्ट करना है, और ये जो ऑप्शन है ये माइनस साइन का ग्राफ है और ये ऑप्शन माइनस कॉस का है। तो आप जब माइनस ऑफ d∅b/dt लगाओगे तो यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि आपने को इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो दिस अगेन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसको पहली बार में अटेम्प्ट करना चाहिए। आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ कि हमें क्वेश्चन की शक्ल से लैंग्वेज कितनी सारी लिखी है उससे डरना नहीं चाहिए। मैनी टाइम्स कई बार ऐसा जेईई एडवांस में होता है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से डराने की कोशिश करी जाती है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से पढ़ लें अपन तो क्वेश्चन एक्चुअली जितना टाइम हमने इसको समझने में लगाया होता है उससे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इफ़ यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। थर्ड क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है लैंग्वेज छोटी सी है, सीमिंगली सिंपल सा लग रहा है, कोलिजन का क्वेश्चन है, भले ही उसने यहाँ पर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिखा है, 2m मास आता है, m मास के पार्टिकल से टकराता है, 2m इधर जाता है, m इधर जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे होते हैं कि ये जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है इसको अगर x एक्सिस बोल दूं तो x और y में हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं, प्लस साथ में क्वेश्चन में दे रखा है इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व। तो ये क्वेश्चन तो कर रखे हैं अपन ने, बट ये क्वेश्चन ना डिसीविंग है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के एकदम फटाफट पेन चलाने की जल्दबाजी ना करो, थोड़ा सा अपन पेशेंस रखें और ये सोचें कि क्वेश्चन में ये जो थीटा है ना इसको मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है। नॉर्मली जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होते हैं उसमें ये थीटा अननोन नहीं होता है, हमें पता होता है कि ये पार्टिकल टकराने के बाद किस डायरेक्शन में जाएगा और हमें वेलोसिटी या कुछ पता करना होता है, तो हम ये मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा के सॉल्व कर देते हैं। बट हियर थीटा इज ऑल्सो अननोन, थीटा के टर्म्स पे आंसर आएगा, देन यू नीड टू मैक्सिमाइज दैट थीटा, तो उस थीटा को डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करोगे तब सॉल्व होगा। सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली डिसीविंग, इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करना चाहिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी लेंथी इवन इफ यू आर एबल टू सॉल्व, ये टाइम लेगा। वन ऑप्शन करेक्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें सही होने पर +3 मिलते हैं, तो एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो। तो इस क्वेश्चन को अभी बहुत ज़्यादा टाइम देने की बजाय मार्क फॉर रिव्यू करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। सेक्शन वही सेक्शन 1 का ही लास्ट क्वेश्चन जो हमसे छूट गया था। ये एक रिंग है, उसके अंदर ये एक डिस्क है और उस डिस्क से ये सेंटर से ये स्प्रिंग कनेक्टेड है। क्वेश्चन में दे रखा है कि इनिशियली ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और ये डिस्क इस रिंग की पेरीफेरी पे विदाउट स्लिपिंग प्योर रोलिंग मोशन कर सकती है। अब ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का, हमें फाइनली इसके ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दिस इन्वॉल्व्स SHM एज वेल एज रोलिंग मोशन। तो ये टॉपिक्स अगर आपको कॉन्फिडेंटली आते हैं तो अगेन ये जो क्वेश्चन है ना ये देखने में अपने को डरावना लग रहा है, स्प्रिंग इस तरह से लगा दी तो थोड़ा सा लग रहा है कि अजीब सा होगा, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो यू विल रियलाइज, बस वो कॉन्फिडेंटली अपने को अप्रोच करना होगा। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है कि पहले अटेम्प्ट में कर लो, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये सेकंड अटेम्प्ट के लिए आता है, ठीक है। बट मैं एक कॉमन एडवाइस दूँ अगर सबके लिए, तो इवन इफ़ यू थिंक कि भाई ये टॉपिक तो मुझे आता है और अगर आपको इसको देखकर डर लगा कि ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि मुझसे हो पाएगा, तब तो यू शुड मार्क फॉर रिव्यू दिस क्वेश्चन एंड आगे बढ़ जाओ। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं इसको एक्स डिस्प्लेस करना है, फोर्स सेंटर पे ही लगेगा, ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं जिसमें फोर्स सेंटर पे लगता है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना होता है प्योर रोलिंग मोशन में, तो उसको हम वो अप्रोच लगाएंगे और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स निकाल लेंगे। बस ये थीटा का हल्का सा रोल आएगा तो थीटा और एक्स के बीच में रिलेशन निकल जाएगा व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो वो अगर आप कर सकते हो तब तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मार्क फॉर रिव्यू ये क्वेश्चन अगर अपने को डरावना लग रहा है तो। नाउ वी आर इन मल्टीपल वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चन पे आ गए। इसमें पहला क्वेश्चन देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो वन और मोर देन वन करेक्ट, लेकिन क्लियरली क्वेश्चन इस टाइप का है जिसमें से एक ही ऑप्शन सही हो सकता है और उसके लिए भी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप देखो लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस दे रखी है और हमसे बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप जो है उसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिप्रेजेंट करना है। 3 वैल्यूज़ हैं जिसमें से इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। फाइनल आंसर में कितनी होगी? 1। एक सिग्निफिकेंट डिजिट वाला एक ही आंसर है, उसको टिक किया। क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक ऑप्शन टिक करने की जरूरत है, बाकी ऑप्शंस को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ना टाइम वेस्ट हुआ। डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहिए। 1 और मोर देन 1 करेक्ट का सेकंड क्वेश्चन। 3 स्ट्रिंग्स जिनके मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग दे रखे हैं, लीनियर डेंसिटीज अलग अलग दे रखी हैं। पहली बार अगर एकदम से देखते हैं और क्वेश्चन की प्रॉपर लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं तो एक बार के लिए ये लगता है कि ये क्वेश्चन शायद उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट करनी होती है इन तीनों में, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे तीनों पे स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो सकती है, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन वो अगर सोच के आप पहले से घबरा जाते हो तो दिस इज अ मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्रॉम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, जिसमें हम सीखते हैं कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है तो पाई का एडिशनल फेज डिफरेंस आता है। दूसरी बात, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे ट्रांसमिशन हो, उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो ट्रांसमिट होने पर जब दूसरे मीडियम में जाती है वेव तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्या चेंज होती है? वेवलेंथ। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। इसमें एक एक ऑप्शन ठीक से चेक करना है, जिसमें पॉइंट पी पर रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन वेरीफाई करनी है। पॉइंट पी पर रिफ्लेक्शन हुआ, डेंसर मीडियम से हुआ, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर आई है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी रिवर्स हुई है, यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह ओमेगा टी प्लस के एक्स होना चाहिए। तो ऐसे अपने को एक एक करके ये ऑप्शंस चेक करने हैं। ना तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन है, बस हाँ ऑप्शन आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसको अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 1 और मोर देन 1 करेक्ट। EMI का एप्लीकेशन है। अगेन y ग्रेटर देन 0 पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ से एक वायर्ड लूप को वेलोसिटी देकर छोड़ दिया। जब वो एंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, उसमें फ्लक्स चेंज होने से EMF आएगा, EMF आने से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से एनर्जी का लॉस होगा, वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ k की वैल्यू दे रखी है विच उसने ऑप्शंस में उसको यूज़ किया है। ये रहा कि हर ऑप्शन में जैसे V0 की वैल्यू k के टर्म्स में दी है, अलग अलग दी है। जैसे यहाँ पे 3KL, यहाँ पे 1.5, यहाँ पर अलग दे रखी है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अपने को कि ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि अपने को अलग अलग केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक चीज़ सॉल्व कर ली और उससे अपने सारे ऑप्शंस वेरीफाई हो रहे हैं। तो इवन इफ यू थिंक कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये टॉपिक आता है, आई कैन सॉल्व दिस, यू शुड मार्क फॉर रिव्यू दिस क्वेश्चन एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अपने को पहले अटेम्प्ट में नहीं करना चाहिए। इसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है, व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0, ये ऑप्शन आप डेफिनेटली, इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी है उसका कोई यूज नहीं हो रहा। तो इफ यू थिंक कि बाद में क्या पता टाइम मिले ना मिले, तो आप इस क्वेश्चन ऑप्शन को चेक करके, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यस ये लूप जो है वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आ जाएगा तो ये ऑप्शन सही है कि हाँ उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड EMF ही नहीं होगा, कोई करंट भी नहीं फ्लो हो रहा होगा, और कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो कोई फोर्स भी नहीं लगने वाला वायर्स पे ऊपर। तो यस एक ऑप्शन टिक कर सकते हो, बट यू शुड मार्क फॉर रिव्यू दिस क्वेश्चन एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम मिलेगा तो आप बाकी ऑप्शंस कर सकते हो ऑब्वियसली। नाउ एक पर्सन एलिवेटर में बैठा है, न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है, और वेइंग एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें वेट नापेगा वो। अब उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मास दे रखा है, एलिवेटर के अंदर है, और एलिवेटर का जो हाइट है वो टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है, ऑसिलेट कर रहा है। तो बोला है कि मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेट, मतलब उस मशीन से जो मैक्सिमम और मिनिमम वेट आएगा उनका डिफरेंस पूछ रहा है वो। सिंपल क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ा आपने तो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं चाहिए। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा एलिवेटर का, उस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। ये साइन का या कॉस का टर्म रहेगा, अपने उसके सामने जो वैल्यू लिखी होगी उसके हिसाब से। और उसके बाद क्या करना है, जी इफेक्टिव लेना है, जिसमें जी में एक बार मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऐड होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए पहली बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक प्लेट से रेडिएशन निकलती है, बोथ प्लेट्स आर मेंटेन्ड एट फिक्स्ड टेम्परेचर्स, और दूसरी प्लेट पे गिरती है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ड्यू टू रेडिएशन, उसकी वैल्यू इस केस में दे दी, और फिर 2 प्लेट्स के बीच में P और Q के बीच में 2 नई प्लेट्स इंट्रोड्यूस कर दी, और उसमें पावर ट्रांसफर पर यूनिट एरिया जो है सेकंड केस में वो WS है। अगर
इसमें आपको पता है कि इसमें जो पावर रेडिएशन की वजह से एमिट होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। और इसमें क्या होगा, बीच में इसका कुछ टेम्परेचर आएगा, इसका कुछ टेम्परेचर आएगा, पहले इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी, और फिर इन दोनों को कंपेयर करके इनका रेशियो निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से समझ में भी आ जाए तो स्टिल आई थिंक इस क्वेश्चन को आपको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे जाना चाहिए, बिकॉज आप दिमाग में पूरी तरह से वो अप्रोच फिगर आउट नहीं कर पाओगे मोस्ट प्रोबेबली कि इसका आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, या फिर इसका जो रेशियो है उसमें ये बीच वाली प्लेट्स का टेम्परेचर कैसे एलिमिनेट करेंगे। वो कैलकुलेशन करते समय ही फिगर आउट करा जाएगा। ऑब्वियसली सम ऑफ यू माइट थिंक कि क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग कि किसी को नहीं करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ए जनरल एडवाइस कि भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि यू कैन नॉट फिगर आउट कि ओरली सोच के मैं ईच एंड एवरी स्टेप सोच के कि आंसर तक ऐसे पहुंचेंगे, वो शायद फिगर आउट आप ना कर पाओ, तो दिस क्वेश्चन शुड बी मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड सेकेंड अटेम्प्ट में किया जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन n = 3 वाली ऑर्बिट में एक हाइड्रोजन लाइक एटम का जिसका एटॉमिक नंबर Z है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और एक न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसकी थर्मल एनर्जी ये है, तो h/p, p को लिख देंगे √2mk और k लिख देंगे। ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को इक्वेट करके अपने को रिलेशन निकालना है कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है। कोई ट्रिक नहीं है, ना ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ना ये कोई क्वेश्चन लेंदी है, ये दोनों चीज़ें हमें मालूम है, और वेरिएबल के टर्म्स में ही करना है। यू डोंट इवन हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स। तो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसको पहली बार में करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मिक्स्ड विद वेव ऑप्टिक्स। इसमें बोला है कि यहाँ से एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। अब वो रिफ्लेक्शन होता है तो वो यहाँ पर टकरा के वापस जब भी ये कैविटी के अंदर पहुंचती है, तो उस कैविटी के अंदर पहुंचने पर रे का पाथ कुछ ऐसा होता है कि इट रीचेस दिस पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट, और वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्टेड वेव कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। अब वो रिफ्लेक्टेड वेव कंप्लीटली पोलराइज्ड तब होगी जब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर्स एंगल के बराबर होगा। अब दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स ज्योमेट्री, ठीक है। पहली बात तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये फिक्स कहीं बताया नहीं कि इसकी लोकेशन क्या है, कि जो डायग्राम में इसका जो सेंटर है उसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ पर है, बस नॉर्मल बता के थीटा बता दिया। वो पॉइंट इधर भी हो सकता है क्योंकि थीटा कैन बी चेंज्ड, थीटा ही तो फाइंड करना है, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मांगता है कि आप इसको आप ट्राई करो और उसके बाद कहाँ पर जा रहा है, फिर थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाओ कि ये इस तरफ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा। तो इवन इफ यू थिंक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आता है, ये क्वेश्चन टाइम लेगा, बिकॉज आप वही अगेन यू कैन नॉट फिगर आउट ईच एंड एवरी स्टेप कि ये होने के बाद आंसर आ जाएगा। आप इसमें बीच में अटकोगे, देयर इज अ हाई चांस कि आप इसमें अटकोगे। इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जिसमें ये एक्सप्रेशन आपको खुद ही उसने याद दिला दिया है कि देखो इस तरह से फॉर्मूला होता है। उसमें हर एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज बता दी, और लास्ट में उसने बताया कि एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी, कि बी के अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, बाकी सबके लिए लीस्ट काउंट वगैरह बता दिया उसने। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वैसे तो, बस बी को बाकी वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, और हमारी जो अप्रोच होती है लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, उसको डिफ्रेंशिएट करके अपने पास जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें एरर की वैल्यू डालनी है, उनकी वैल्यूज डाल के एब्सोल्यूट एरर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अपने को। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको ये एरर टॉपिक आता है तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन करना चाहिए। द ओनली थिंग इज, ये क्वेश्चन जब आया था, नाउ वट एवर आई एम सेइंग, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि ये है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अप्रोच भी आपको आती है, आपको सॉल्व करना चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूँ वो तो मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली आगे जाके क्या हुआ, दैट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में एक्चुअली जब आप लिखते हो तो ये जो स्मॉल डी की वैल्यू है उसमें जो एरर आता है, ये जो दिया हुआ है कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, तो स्मॉल डी के लिए लीस्ट काउंट ये दिया हुआ है, तो और स्मॉल डी के लिए इन्होंने जो वैल्यूज दे रखी हैं लैम्डा एंड एम, स्मॉल डी की वैल्यू 5 mm और उसमें जो एरर है वो 1 mm है, यानी कि स्मॉल डी में जो परसेंटेज एरर है दैट इज 20%, और 20% बहुत बड़ा एरर होता है। जो हम लोग लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करते हैं या डिफ्रेंशिएशन करते हैं एरर निकालने के लिए, दैट टेक्निक इज यूजुअली यूज्ड जब एरर क्या हो, स्मॉल। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि दो तरह से आंसर आ रहा था, एक 75 के आसपास आंसर आ रहा था व्हेन यू सॉल्व नॉर्मली, कि आपने लॉग लेके डिफ्रेंशिएट किया, डी में एरर 20% आ रहा है तो भी आपने 20% डाल दिया और सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। और दूसरा कि 20% है तो ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं चल सकता, तो बी की फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली और फिर उसको बी की एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर किया कि मैक्सिमम एरर कितना आ रहा है।
उससे एक दूसरा आंसर आता है जो कि 94 पॉइंट समथिंग आता है। तो वो दोनों आंसर जेईई एडवांस ने एक्सेप्ट किए थे लास्ट ईयर। तो इट डजेंट मैटर, मैंने बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसा हुआ था। बट ये क्वेश्चन को पहली बार अगर अपन देखें तो ये क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम, जिसमें यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, उसमें इतने फोटॉन्स है और इतनी फ्रीक्वेंसी का हर फोटॉन है। उसमें जो एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी के बराबर मानी जा रही है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के से एसोसिएटेड होती है विद इन द सेम वॉल्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सेम एनर्जी डेंसिटी होती है ना। तो वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिख लेंगे बिकॉज इसने एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। और वो एनर्जी डेंसिटी इनटू ऑब्वियसली 1 मीटर क्यूब है ना, उसको इन फोटॉन्स की एनर्जी के बराबर करना है। एच न्यू एक फोटॉन की एनर्जी और इतने फोटॉन्स हैं उस वॉल्यूम के अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है और सारी वैल्यूज जो रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चन में दे रखी है। इसको हमें करना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। नाउ वी आर इन सेक्शन 4 ऑफ फिजिक्स। मैच द कॉलम, पहला क्वेश्चन। इसमें डाइपोल्स दे रखे हैं और हर बार अपने को पॉइंट एक्स जो इनके बीच में है उस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। और वो पॉइंट एक्स दोनों डाइपोल्स में से किसी एक के हो सकता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ रहा हो और किसी एक के लिए एक्सियल या फिर दोनों के लिए एक्सियल या इक्वेटोरियल। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। बेसिक फॉर्मूला जो अपना डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो लग रहा है। डायरेक्शन का ध्यान रख के बस अपने को ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसमें फिर सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, इसको अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है कि यहाँ पर कोई डिवाइस कनेक्टेड होगा, ये वोल्टेज सोर्स हो गया और अब हमें बोल रहा है कि वो डिवाइस अलग अलग करने पर जो सर्किट में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का सही ग्राफ है उसको सेलेक्ट करना है। यानी कि वो फेज डिफरेंस अपने को सेलेक्ट करना है वोल्टेज सोर्स के हिसाब से करंट सोर्स जो है वो कैसे फ्लक्चुएट होगा और करंट का एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर चेंज हो रहा है कि इसमें जैसे 10 है और इसमें 5 है तो वो एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसमें पहला ऑप्शन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, देन आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, अगेन आरएलसी सर्किट। इम्पीडेंस निकालना है अपने को और इम्पीडेंस निकाल के करंट का एक्सप्रेशन लिखना है और वो जो ग्राफ बनाते हैं अपन फेजर डायग्राम, उससे अपने को फेज डिफरेंस दिख जाएगा कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। इफ़ यू थिंक, इसको एक ही केस में अपन सेकंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन स्लो है और आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये ओमेगा का यूज़ करके आपको यहाँ पर एक्स एल एक्स सी ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बट सी यहाँ पर बार बार एक्सी भी नहीं, यहाँ पर 50 माइक्रोफैरेड दोनों में सेम यूज़ कर रखा है तो कैलकुलेशन मैनेज हो सकती है। आई डोंट थिंक कैलकुलेशन इज इतना डिफिकल्ट है कि आप इसको सेकंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ें। इसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एंड देन दिस क्वेश्चन, इसमें सिंपल अपने को लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। अब ये डिफरेंट टॉपिक से ये लिस्ट 2 में जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं एनर्जी की, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर ये सारे टॉपिक्स आते हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन दिस क्वेश्चन डज नॉट रिक्वायर एनी कैलकुलेशन। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर ये टॉपिक्स आते हैं तो टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, ईजी भी है और अपने को करना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। जैसे एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो कि किस पे डिपेंड करती है, जो टारगेट एटम होता है। अब वो टारगेट एटम में अपने को पता है मोजलीज लॉ पढ़ते हैं अपन, जिसमें Z-1 के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। वहीं कंटिन्यूस एक्सरेज की बात करें तो वो टारगेट एटम पे डिपेंड ही नहीं करती, वो तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ठीक है, इस तरह से एक एक ऑप्शन को चेक करके लिस्ट 2 में कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अपने को मिल रहा है बहुत इजीली ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अगेन दिस क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड इन अटेम्प्ट नंबर 1 ऑफ फिजिक्स। तो नाउ दिस इज केमिस्ट्री। फिजिक्स का पेपर अपन ने कवर कर लिया है। तो लेट मी रीआइटरेट कि ये मैंने आपको जो भी बताया, दिस इज टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ टू मेक दैट डिसीजन कि क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में करें या सेकंड अटेम्प्ट के लिए मार्क फॉर रिव्यू करें। बट अगेन मैंने जो बात पहले भी बताई थी, अज्यूमिंग कि वो टॉपिक आपको आता है। इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि उस टॉपिक से है जो आपको आता ही नहीं है, देन ऑब्वियसली दैट क्वेश्चन नीड्स टू बी स्किप्ड। उस क्वेश्चन को तो छोड़ना है अपने को, उसमें कोई मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है। बाद में जब आपके पास टाइम, मान लीजिए लास्ट में 15 मिनट या 20 मिनट बचते हैं आफ्टर यू हैव ट्राइड ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स, तो ज़बरदस्ती के क्वेश्चंस को अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करके रखोगे तो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि मैं उस 15-20 मिनट में कौन सा क्वेश्चन करूं। आपने एक क्वेश्चन खोला,
दिखा ये क्वेश्चन तो बहुत ही डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन तो मेरे को उस टॉपिक से है जो मुझे आता भी नहीं है ठीक से, कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ मैं, तो वहाँ पर जाके टाइम वेस्ट ही क्यों करना है, उसमें फिर हड़बड़ाहट हो जाती है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। वी थिंक यार लास्ट के 20 मिनट में मैं कम से कम 2 क्वेश्चन भी कर सकता था, वो भी मैं नहीं कर पाया बिकॉज मैं रैंडम क्वेश्चंस में इधर उधर ऑसिलेट करता रह गया। सो ओनली मार्क दोज क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है यू आर होपफुल कि आप उसको कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था किस तरह से फिजिक्स के पेपर को अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसको अपन अभी देखेंगे कि किस तरीके से अपने को क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना चाहिए अपने मेन जो पेपर होगा उसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 में ये एक जो पहला सवाल अपने सामने है वो MCQ टाइप का क्वेश्चन है। इसमें यदि अपन देखें तो अपन से ना जैसे पूछा गया है कि जो अपने को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ये जो 4 हाइड्रोकार्बन्स अपने को दे रखे हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स में से वो H बताइए जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो, ठीक है। अब देखिए अपन जानते हैं सवाल वैसे तो जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC का सवाल है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना आप जानते हैं एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इसमें जो आपको स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उनमें जब आप एनायन बनाओगे, एनायन बना के स्टेबिलिटी चेक करोगे, तो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को कोई कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सवाल यदि आपको आता है, आपको पता है क्लियरली कि इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में अपन कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तब तो इसको अपन पहले ही अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट तो मालूम है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे कंपेयर करना है इसके बारे में मुझे इतना आइडिया है नहीं, और कैसे उनकी जो प्रैक्टिस हो मेरी नहीं की हुई, तो इस सवाल को अपन एक बार के लिए मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ये वाला सवाल था ना, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था जिसके अपन ने अभी भी बात की है, लेकिन हो सकता है कि आप में से सब बच्चों ने GOC तो पढ़ रखा हो, लेकिन GOC में इस टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छे से नहीं हुई हो, तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू करें। अदरवाइज उस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपन सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक सेफ साइड चलने के लिए कि मेरा ज़्यादा समय उसमें ख़राब नहीं हो, मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा अगले सवाल की। इस क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं तो आपसे बोला गया है कि यदि पर मैग्नेट की रिएक्शन आप आयोडाइड आयन से करवाएंगे तो एक्वस मीडियम में जो उसके मोल्स की कैलकुलेशन है वो आपको बतानी है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इस सवाल को अपन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि अमोनियम जो नाइट्राइट है और अमोनियम नाइट्रेट जो है उनको हीट करके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं गैसेज वो कौन कौन सी होंगी। तो आप जानते हैं कि बेटा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के P ब्लॉक का बेहद आसान सवाल है, जिसमें आपको सिर्फ इतनी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि जब अपन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की हीटिंग करते हैं तो कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस वहाँ से होती हैं। इतनी जानकारी अपने पास है तो बेटा इसको अपन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल जैसे अपन देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, इस क्वेश्चन में ना अपने को 4 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, और यदि मुझसे वो इस कॉम्प्लेक्स में सीधा सीधा ये पूछता कि किसकी CFSE कम है या किसकी CFSE ज़्यादा है, तब तो देखो हो सकता है कि मुझे तुरंत क्लिक कर जाता और मैं इसको पहले अटेम्प्ट में आसानी से सॉल्व करके आगे निकल लेता। लेकिन बेटा इसमें सीधा सीधा आपको कोई CFSE या कंपेयर ना करवा के आपसे पूछा गया है कि जो एब्जॉर्प्शन बैंड होगा इसका, उसकी अल्ट्रा विजिबल रीजन में जो वेवलेंथ है उसकी मैक्सिमा का ऑर्डर क्या है। अब ये बात बेटा देखो पूरा का पूरा जो अपना ये सेशन है इसमें इस बात का ध्यान रखना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स अपने को आने चाहिए वो सब के सब अपन अच्छे से पढ़ के आए हैं, अपने को उनकी नॉलेज है। उसके बाद मैं बात बोल रहा हूँ, आप में से यदि किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये वाला पार्ट पढ़ ही नहीं रखा, उसको आइडिया ही नहीं है, तो आप बेटा इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ के तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी नहीं रखेंगे क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब चर्चा करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, उनको ये चैप्टर आता है अच्छे से, लेकिन वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो गए कि यार ये वेवलेंथ मैक्सिमा पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहाँ से वेवलेंथ आ गई, और ऊपर से अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन और बोल दिया उसने, तो थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो गई ये चीज़। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि मैं आपको कहूँगा
इसको मार्क फॉर रिव्यू करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। अपने को इसमें से कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ में कन्फ्यूजन है, तो वो चीज़ अपन एक पहले अटेम्प्ट में ट्राई ना करके अपन समय बचाने के लिए इसको अगले अटेम्प्ट के लिए मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना अगला जो आपका सेक्शन 2 है, उसमें बेटा टोटल 3 क्वेश्चन हैं अपने पास। क्वेश्चन जो बेटा MSQ टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, MSQ मतलब 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उनमें से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो सही हो सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपसे कि ये जो 4 आयन्स अपने को दिए हुए हैं ना, इनमें से डायमैग्नेटिक आयन कौन है। बहुत आसान सवाल, यदि अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का आइडिया है तो अपन आयन्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो इसको अपन बेटा पहले ही अटेम्प्ट में ट्राई करेंगे, मतलब पहले अटेम्प्ट में इसको अपन सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक सवाल है, जिसमें आप इसको अटेम्प्ट कर पाओ उसके लिए देखिए Li2 का जो एमो डायग्राम है वो यदि आपको पता है तो आप बता पाएंगे, B2 वाला बता पाएंगे, O2 प्लस और O2 में कुछ कंपैरिजन आपसे करवा रखा है। ठीक है, इसके अलावा आपसे Ne2 के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रखी है। तो 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से कुछ ऑप्शंस तो बेहद आसान है कि जिनके बॉन्ड ऑर्डर 0 होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, और ऐसे आपको क्लास नोट्स में बहुत अच्छे से बता रखा है कि डायरेक्टली आप कैसे देखते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन से आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे देख सकते हो, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को अपन पहले ही अटेम्प्ट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना अगला क्वेश्चन है, ये वाला सवाल देखिए। इसमें आपको एक ना रिएक्शन सीक्वेंस दे दिया कि पहले कोई एल्किन में HBr डाला, फिर कुछ P बना। तो देखो आपको उस P को बताने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। फिर P में फिंकलस्टीन रिएक्शन करवाते, Q बनाते, शॉर्ट्स रिएक्शन करवाते, R बनाते। यदि वो मुझसे सीधा सीधा ये भी पूछ लेता कि Q, R और P कौन कौन हैं, तब तक भी ये सवाल अटेम्प्ट 1 में करने लायक रहता, क्योंकि इतना समय नहीं लगता अपने को। लेकिन इसने क्या किया कि तीनों के तीनों तो मुझसे पहले प्रोडक्ट बनवा लिए, और बनवाने के बाद मुझे कह रहा है कि जो 4 बातें हैं ना, ये बताइए वो जो प्रोडक्ट बने हैं उनके बारे में। तो ये मुझे साफ साफ समझ आ रहा है कि ये चैप्टर में पढ़ के तो आया हूँ घर से, मुझे आता तो है, परंतु इस सवाल को करने में टाइम लगने वाला है। तो मैं इसको बेटा यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, अपना उद्देश्य से ज़्यादा टाइम बचाना है। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि टाइम बचेगा तभी अपन बेटा जो और थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, थोड़े से जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, उनको अपन कर पाएंगे, और उनको करने के लिए टाइम बचेगा तभी अटेम्प्ट होंगे, तभी बेटा उसमें अपने मार्क्स मैक्सिमाइज हो पाएंगे। ये नहीं करेंगे अपन कि किसी, जैसे मान लीजिए सवाल था अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन था इससे पहले वाला, अपन उसी में उलझ के रह गए, अपन ने उसी में बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, और फिर अपने को पता चला कि यार मुझसे कोई छोटी सी गलती हो रही है, और उसके कारण मेरा टाइम बर्बाद हो गया, जो मैं और सवालों में और आसान सवालों में दे के वहाँ से नंबर मुझे मिल सकते थे। ठीक है, तो टाइम बचाना अपना यहाँ पर पर्पज है। ओके, नेक्स्ट अगला जो अपना बेटा सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में जो क्वेश्चन है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले में अपन ध्यान रखेंगे जिनमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट सिंपल कैलकुलेशंस होने वाली हैं, उनको अपन अटेम्प्ट 1 में करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ भी मुझे लगे कि यहाँ पर तो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, उसको मैं अटेम्प्ट 2 के लिए बचा के रखूँगा। ठीक है, इसमें जैसे अपने को एक वीक मोनोबेसिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, Ka की वैल्यू जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बता रखा है, और अपन से पूछा है कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन यदि इतनी है तो X की वैल्यू क्या होगी। आयनिक इक्विलिब्रियम का वीक एसिड के डिसोसिएशन पर बेस्ड एक बहुत ही आसान सवाल है, जिसको अपन करने में ज़्यादा समय अपने को नहीं लगता, क्योंकि इजी कैलकुलेशन होती है, कुछ टफ कैलकुलेशन भी नहीं होती। तो इसको अपन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ये वाला गैसियस स्टेट का सवाल है, जिसमें एक वैंडरवॉल गैस के जो मोलर वॉल्यूम Vm है, उसमें कह रखा है कि वैंडरवॉल इक्वेशन को
क्यूबिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रखा है। Vm की पावर 3 वाली जो इक्वेशन हो रखी है उसमें यदि अपन रिप्रेजेंट करें तो जो बेटा उस इक्वेशन में कोफिशिएंट है Vm स्क्वायर के, या जो Vm के कोफिशिएंट हैं वो कैलकुलेट करके उनसे कुछ आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए वैन डर वाल इक्वेशन अपने को याद होती है, उसको क्यूबिक में कन्वर्ट करना भी आसान बात है। मैथ्स आपको अच्छे से आती है तो कोफिशिएंट पता लगाना भी आसान बात है और कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। तो यदि आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन में आपने इस टाइप के सवालों की खूब प्रैक्टिस करी हुई है वैन डर वाल गैस के और आप इसको कर सकते हो, तब तो आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेना। और यदि आप इस सवाल की लैंग्वेज पढ़ते वक्त ज़रा सा भी आपको ऐसे लगे कि यार इसमें मैं कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, मुझे थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, तो मेरी राय आपके लिए ये है कि आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई ना करके मार्क फॉर रिव्यू करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये अपना इसका पर्पज़ रहेगा। अगला जो बेटा सेक्शन 3 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि यदि मैं 144 ग्राम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊँ तो उसके इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर जो भी वर्क डन होगा अपन से वो पूछा गया है। देखिए यदि हम आपको एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन लिख के दे देता और आपसे मैं वर्क डन पूछता तो आप वहाँ पर हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के डेल्टा एन जी टाइप चीज़ें कैलकुलेट करके आंसर दे देते, वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता। लेकिन इस सवाल में आपको रिएक्शन डायरेक्ट ना देके बोला गया है H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाइए। तो यहाँ पर सवाल छोटा सा है, बेहद मुश्किल से ना 1.5 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इसने चैप्टर 2 यूज कर लिए। अब जिनको एकदम क्रिस्टल क्लियर ऐसे याद है उस मोमेंट पे कि भाई इस सवाल में ना अपन लोग जो हैं मुझे पता है वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन ये होती है और उससे मैं डेल्टा एन जी निकाल के W निकाल लूँगा, मान लो ऐसा होता अपने साथ, तो इसको अपन अटेम्प्ट 1 में रखते, वरना इसको अपन अटेम्प्ट 2 में भी रख सकते हैं। इस सवाल से मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि कोई सवाल की लेंथ यदि छोटी हो तो ज़बरदस्ती उलझना नहीं है उसके साथ कि अरे यार ये तो मैं 1 मिनट में कर दूंगा, 1 लाइन का सवाल है। आपको इतनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट को मिक्स करके वो सवाल बनाया गया है, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। तो इस सवाल को मैं एक एवरेज स्टूडेंट मानते हुए खुद को टाइम बचाने के लिए मैं एक बार मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, इसका बेटा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए। नायलॉन 66 एक पॉलीमर होता है, उस नायलॉन 66 का जो मोनोमर है उसके बारे में कह रहा है कि पॉजिटिव कार्बिल एमाइन टेस्ट देता है। 2 चैप्टर काम आ गए, कौन सा? पॉलीमर्स एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। इफ 10 मोल ऑफ एक्स आर एनालाइज ड्यूरिंग ड्यूमाज मेथड, बेटा ड्यूमाज मेथड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कैलकुलेशन का एक और पार्ट है। तो दरअसल यहाँ पर है ना 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं। अगेन आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तब तो बिल्कुल इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में करिए। यदि आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि यार नायलॉन 6 क्या होता है, उसका मोनोमर कौन है, कार्बिल एमाइन टेस्ट कैसे देगा, इसमें यदि थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है तो इसको आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ें। और यदि आपने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल या पॉलीमर बिल्कुल भी नहीं, यदि आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप इस सवाल को बेटा स्किप कर दें। और स्किप करने का मतलब है आप इस सवाल पर दोबारा तभी आएंगे जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट कर चुके हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम पड़ा हुआ है, तब आप इस पर दोबारा आ जाइए, वरना इस पर अपन दोबारा नहीं आएंगे। अपने को दोबारा बेटा मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस पर ही आना है, जिसको अपन ने स्किप कर दिया है, ना तो उसको अपन ने अटेम्प्ट किया ना मार्क फॉर रिव्यू किया, उसमें अपन दोबारा नहीं आएंगे वापस। समझ में आ गया यहाँ तक? तो उसको मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लो मैंने चीज़ें पढ़ रखी हैं, मुझे आती हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो मैं उसको फ़िलहाल मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट इस सेक्शन 4 में जो मैट्रिक्स मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हैं अपने पास। 2 लिस्ट दे रखे हैं, आपको मैच करने हैं आपस में। तो देखिए ये जो सवाल है ना, इसमें मेरे को लिस्टों में कुछ कैटायंस दे रखे हैं, और यदि मेरे को कैटायंस की ग्रुप टेबल याद है तो मैं आसानी से उस टेबल से ही बता सकता हूँ कि कौन कौन से कैटायन को अपन किस किस से एनालाइज कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में।
तो यदि क्वालिटेटिव एनालिसिस मेरा पढ़ा हुआ है तो मैं इस सवाल को अटेम्प्ट 1 में अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। यदि बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो मैं उसको स्किप कर दूंगा। इस सवाल में मार्क फॉर रिव्यू का कोई वो नहीं है क्योंकि बहुत आसान सवाल था वो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। लिस्ट 1 लिस्ट 2 में देखिए, लिस्ट 1 में इस तरफ कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, स्टीफन्स रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, ऐसे अपने को 4 रिएक्शन दे रखी हैं। इधर अपने को कुछ रिएक्टेंट और रिएजेंट दिए हुए हैं, इनको करवा कर मुझे मैच करके देखना है। क्लियरली मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यदि ये चैप्टर में पढ़ के भी आया होता, ये रिएक्शन मुझे सब मालूम भी होती, तो इस क्वेश्चन को करने में मुझे टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा लेंदी है, मुझे रिएक्शन चेक करनी पड़ेंगी। तो मैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना प्रेफर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन लिस्ट 1 में अपने को कुछ सबस्ट्रेट्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में अपने को उनके टेस्ट दिए हुए हैं कि फिनाइल डाइजोनियम सोल्ट के साथ में येलो डाई बनाएगा, निन हाइड्रोजन के साथ में पर्पल कलर बनाएगा, ग्लूकोज के साथ में हाइड्रोजन बनाएगा। ऐसे मेरे को 4-5 इनके टेस्ट दिए हुए हैं। अगेन थोड़ा टाइम टेकिंग है। यदि मेरे टेस्ट ये सब जो बायोमोलिक्यूल्स वाले या प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो टेस्ट, ये रिएजेंट यदि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखे मैं इसको स्किप कर दूंगा। यदि मैंने पढ़ रखा है अच्छे से तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना प्रेफर करूंगा। तो इसको बेटा अपन मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब ये सारे क्वेश्चंस कैसे अपने को अटेम्प्ट करने चाहिए अटेम्प्ट 1 में, वो सब जानने के बाद अगर मैं मेरे इस पेपर का एनालिसिस करूं तो इसमें जो क्वेश्चंस मैंने आपको अटेम्प्ट 1 में अटेम्प्ट करने को कहा है, यदि आपके वो सारे सही हो जाएं तो आउट ऑफ 60 अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स, जो एक मॉडरेट टाइप के पेपर के लिए ठीक होते हैं, 30 मार्क्स जो है ना वो आपको इसमें बहुत कम समय में आपको मिल सकते हैं। बाकी जो बचे बेटा 30 मार्क्स हैं, वो 30 मार्क्स आपको तब मिल पाएंगे जब आप तीनों सेक्शंस एक बार अटेम्प्ट 1 में करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बाद में जब दोबारा सेकंड राउंड में आप आएंगे उसके लिए, तो आप उसमें से बहुत सारे सवाल कर पाएंगे। हो सकता है बहुत मुश्किल हो आपके लिए, मान लो आपको क्वेश्चंस आते ही नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है, तो हो सकता है नहीं भी मिल पाएँ। लेकिन मान लो जिनको आपको ऐसे लगा था कि मुझे इसका कॉन्सेप्ट तो मालूम है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैं दोबारा इस पे आऊँगा, तो आप उनको और अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये जो 30 मार्क्स मैंने अटेम्प्ट 1 में बताए हैं, इस पर एक स्टार मार्क लगा हुआ है। वो ये है कि ये मानते हुए कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स वो अच्छे से आते हैं तभी 30 मार्क्स आएंगे। कुछ आपसे कोई सिली मिस्टेक हो गई यदि 1-2 सवाल में, तो थोड़े से वो 25 से 30 के बीच में भी रह सकते हैं, लेकिन वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आउट ऑफ 60 मार्क्स इस पेपर में एक अच्छा स्कोर है। तो ये अपनी इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जब अपन एक बार कर लेंगे तो फिर हर सेक्शन में जाके जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस हैं, जो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको अपन बेटा चेक कर लेंगे एक एक करके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसमें सेक्शन 1 में 4th क्वेश्चन हो गया, उनको अपन एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, फाइनली केमिस्ट्री वाला जो पेपर है ये आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये बताने के बाद मैं एक बात फिर से बोलूँगा, जो क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लगे कि ये चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं है, उसको अपन तुरंत स्किप करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू नहीं करेंगे। जिस क्वेश्चन को देख के आपको लगे कि हाँ ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन है ना थोड़ा सा लेंदी है, मल्टीपल चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, समय इसमें लग सकता है ज़्यादा, उसको अपन मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ेंगे। और जो बेहद आसान सवाल हो और इतना समय टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो क्वेश्चन, उसको अपन उसी समय सॉल्व करके अटेम्प्ट 1 में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ओवरऑल जो केमिस्ट्री का आपका ये पेपर 1 था, इसका एनालिसिस था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हमें अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या स्ट्रेटजी पेपर अटेम्प्ट करते वक्त रखनी चाहिए, इसके बारे में अपने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस केमिस्ट्री वाले सेशन को एंड करता हूँ। आपके भविष्य के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैथ्स का जो पेपर है, हमें उसको पहले अटेम्प्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए
और कौन कौन से क्वेश्चंस को मार्केज रिव्यू करके हमें थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मैथ्स का सेक्शन 1 है। अब मैथ्स का सेक्शन 1 जो होता है उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन का पेपर होता है ये वाला। ठीक है, तो आपको सिंगल करेक्ट में चूज़ करना पड़ेगा। मतलब और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंगल करेक्ट है और नेगेटिव मार्क्स भी अलॉट कर रहा है -1, तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सा समझदारी से पेपर अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन हमें पहली बार में अटैम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, चलिए जी, तो पेपर स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि f एक फंक्शन है। अब f एक फंक्शन है जो R2R डिफाइंड है, g एक फंक्शन है जो R2R डिफाइंड है, h एक फंक्शन है जो R2R डिफाइंड है। आपको f ऑफ x दे रखा है, g ऑफ x दे रखा है और h ऑफ x भी दे रखा है, f ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब इसने आपको बोल रखा है कि यार यहाँ पर जो फंक्शन है f और g दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन hx मे बी। तो बेटा देखो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी थोड़ा ट्रिकी टाइप लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें a की जो वैल्यूज़ हैं, a और b की जो वैल्यूज़ है 1 2 3 में से कुछ भी हो सकती है। तो पहले बार में इस सवाल को अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। इस सवाल को आपको कुछ टाइम बाद, मतलब अगर आपका पेपर में टाइम परमिट करता है तो आप इसको अटैम्प्ट करेंगे, अन्यथा इसको आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस सवाल को स्किप कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोलता है कि लेट r विद r डिनोट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, डिफाइन द फंक्शन f डिफाइन फ्रॉम r टू r। आपको f ऑफ x दे रखा है। चलो f ऑफ x आपको इस तरह से दे रखा है और आपको दे रखा है 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x और 2। चलो अब आपसे बोलता है कि आपको 4 उसने ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक एक करके ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है कि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन f ऑफ x इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल माइनस डेल्टा टू 0। ठीक है, द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। चलो डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। फिर बोलता है देयर इज ए रियल नंबर डेल्टा सच दैट f ऑफ x डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 टू डेल्टा और x इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f। अब देखो यार क्वेश्चन देखो वैसे बहुत मुश्किल दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0 पर तो आप डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h करके, लिमिट h टेंड्स टू 0, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन काफ़ी लेंदी लग रहा है क्योंकि हमें हर एक पार्ट को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, तो इसको आप मार्क एज रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है, आपको एक P एक मैट्रिक्स दे रखी है। फिर बोलता है लेट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स x बी डिनोटेड बाय x ट्रांसपोज। चलो ठीक है, ये पता है हम लोगों को। फिर बोलता है लेट द नंबर ऑफ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स Q, कितनी 3x3 की मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मुझे इसका इन्वर्स पॉसिबल हो, Q पॉसिबल है विथ इंटीजर एंट्रीज। बेटा देखो ये सब कोई की पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का की पॉइंट है, इसने आपको बोल दिया कि इंटीजर एंट्रीज है ना। एंट्रीज कैसी है? इंटीजर है। सच दैट आपको बोलता है इसने आपको बोल रखा है Q इनवर्स इक्वल्स टू Q ट्रांसपोज और PQ इक्वल्स टू QP। अब देखो यार P आपको इसने दे रखा है, Q आपको इसने बताया नहीं है। अब देखो Q मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो अब इसमें ये वैसे Q जो मैट्रिक्स है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसने बताया था आपको कैसे है, इंटीजर है। अब इसने बोला कि PQ इक्वल्स टू QP। अब PQ, अब मैं क्या करता, मैं अगर सवाल को अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं Q मैट्रिक्स को अज्यूम कर लेता कि मैं Q मैट्रिक्स को ऐसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और मेरे मन में है कि सब ये सारी की सारी जो एंट्रीज हैं ये सारी की सारी कैसी एंट्रीज है, इंटीग्रल एंट्रीज है। अब मैं P इंटू Q निकालता जो कि 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि P में ज़्यादातर एलिमेंट 0 है तो P इंटू Q निकालने में बहुत कम टाइम लगेगा। फिर अब Q इंटू P भी निकाल सकते हो, वापस से आप Q मैट्रिक्स को P मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके Q इंटू P निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं PQ इक्वल्स टू QP करता तो मेरे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू पता लग जाती। ठीक है, उसके बाद में इसने आपको बोल रखा है Q इनवर्स बराबर Q ट्रांसपोज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि Q इंटू Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो मैं Q मैट्रिक्स मैंने अज्यूम करी रखी थी, Q ट्रांसपोज को आइडेंटिटी से कंपेयर करता तो भी मेरे पास हमारे पास जो अननोन है Q मैट्रिक्स के अंदर जो अननोन है हमें उनकी वैल्यू से पता लग जाती। तो यार ये क्वेश्चन आपको मेरे अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन इस क्वेश्चन ये एक डूएबल क्वेश्चन, आपको इसको अटेम्प्ट करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 आर गिवन ए प्रॉब्लम टू सॉल्व, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। अब इसने आपको
तीन बच्चे हैं S1 S2 S3 और एक प्रॉब्लम को गिवन है। चलो अब इसने कुछ कुछ सेट डिफाइन करे हैं। पहला सेट डिफाइन करा है यू क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट वर्ड यूज करा है तो मतलब कोई भी S1 S2 S3 में से कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3 दे रखा है। और अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखें तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गिवन है। चलो अच्छी बात है। फिर V क्या है, S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इस लैंग्वेज को पढ़ के थोड़ा थोड़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसी फील आ रही है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि S1 सॉल्व कर लेगा जब मुझे पता है कि S2 और S3 प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर W आपको क्या दे रखा है, S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। चलो S2 ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और S3 ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। और T आपको दे रखा है S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब बेटा ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी आपने प्रोबेबिलिटी की ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जिसके अंदर आप तीन सेट मान लीजिए, है ना, जिसके अंदर तीन स्टूडेंट्स, ये S1 S2 S3 को आप तीन स्टूडेंट्स मान के तीन सेट मान लीजिए और सारे के सारे एलिमेंट्स को आप मार्क कर लीजिए। जैसे अपन लोग क्लास में भी क्वेश्चंस करते हैं तो हम इस तरीके से ऐसा एक सेट मान लेते थे कि इस तरीके से हम लोग एक सेट मान लिया करते थे ना कि सपोज करो ये तीन सेट है और यहाँ पर ये S1 सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, S1, ये S2 और ये S3, और ये A B C D E F G और H। इस तरीके से हम लोग सेट को ऐसे अज्यूम कर लेते थे। 3x3 जो सेट है उसको अपन वेन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। और फिर अब एक एक करके इसने आपको बोल रखा है कि एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F वाले की वैल्यू आपको इसने आपको 1/2 दे रखी है। इसी तरीके से आप है ना V जो है, हम लोग है ना जब क्लास के अंदर भी हम क्वेश्चंस को करते हैं तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम लोग सेट थ्योरी से थोड़ा रिलेट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारे पास सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि जिस बच्चे ने थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है 2 to 3 मिनट्स के अंदर इस सवाल को अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक जरूर करने जैसा क्वेश्चन है। चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन 1 देखा। सेक्शन 1 के अंदर इसमें सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे। तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन हमें स्किप कर देना चाहिए था, एक क्वेश्चन हमें मार्केज रिव्यू करने के लिए छोड़ दिया था। वो मार्केज रिव्यू करने वाला देखो उसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि जिसको हम लोग मार्केज रिव्यू करेंगे, आखिरी में अटैम्प्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो देखा था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने बोला है कि हमें इसको अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों को लगता है कि इसको हमें अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिए, एक मार्केज रिव्यू कर लिया और एक क्वेश्चन हमने अभी फिलहाल के लिए तो स्किप कर दिया जो ट्रिकी लग रहा था। ठीक है, चलो जी, अब हम देखते हैं सेक्शन 2 को। अब सेक्शन 2 के अंदर देखिए, सेक्शन 2 एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है तो इसके अंदर फुल मार्क्स आपको 4 मार्क्स तो प्लस मिल रहे हैं, पार्शियल मार्किंग आपको +3 की है। अगर आपने कोई 3 ऑप्शन, इफ ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 3 ऑप्शंस आर चूजन, अगर आपने कोई 3 ऑप्शन चूज कर लिए लेकिन चारों सही थे तो आपको +3 मिल जाएगा। फिर इफ 3 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 2 ऑप्शंस आर चूजन, अगर ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट थे, 3 या 3 से अधिक क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट थे और आपने कोई 2 करेक्ट आपने मार्क कर दिए तो आपको दोनों में मिल जाएंगे। +1 कब मिलेगा, इफ़ 2 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट, अगर 2 आंसर्स करेक्ट थे एंड आपने केवल एक ही आंसर को सेलेक्ट करा तो आपको कितने मिल जाएंगे, +1 मिल जाएगा। 0 मिलेगा अगर आपने कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है अगर आपने नेगेटिव मार्किंग, आपने क्या बोल रहा है कि -2 इन ऑल अदर केसेस। इसका मतलब है कि अगर सपोज करो आपने कोई भी सही आंसर की जगह गलत आंसर मार्क कर दिया तो आपको -2 भी मार्क अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये क्वेश्चन सेक्शन 2 के क्वेश्चंस को अगर जिस बच्चे ने थोड़ी ढंग से तैयारी कर रखी है उसको सेक्शन 2 के क्वेश्चंस को जरूर अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर उसने एक भी ऑप्शन करेक्ट कर दिया तो आपका सवाल सही हो जाता है। चलिए जी, अब अपन एक एक करके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, अभी मैं थोड़ा सवाल पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जैसा है या नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि लेट R डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, Z1 आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 + 2 आयोटा, Z2 आपको दे रखा है 3 आयोटा, भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, फिर इसने आपको एक सेट दे रखा है x + आयोटा y - Z1, Z1 की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दोगे।
इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस आयोटा वाई माइनस Z2। ओके, तो बच्चा ये क्वेश्चन तो बेटा हम लोगों को डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। डेफिनेटली अटेम्प्ट क्यों करना चाहिए? देखो, हम लोग जब अपन क्लास में थ्योरी पढ़ते हैं तो हम आपको एक एज ए स्टेटमेंट पढ़ाते हैं कि बेटा अगर PA/PB का रेशियो 1 के बराबर नहीं है, अगर PA/PB का रेशियो 1 के बराबर नहीं है तो P का जो लोकस होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर PA/PB का रेशियो इक्वल्स टू 1 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है पॉइंट A और पॉइंट B की। ठीक है, तो यार यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि सर ये जो क्वेश्चन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखो ऑप्शंस भी देखो बहुत सीधे सीधे दिख रहे हैं कि सर्कल जिसका रेडियस ये है, सर्कल जिसका सेंटर आपको दे रखा है, सर्कल जिसका सेंटर आपको गिवन है और सर्कल जिसका रेडियस ये है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा अगर सवाल अटेम्प्ट भी ना करूं तो मुझे पक्का पता है कि सही एक रेडियस वाला आंसर सही होगा, एक सेंटर वाला आंसर सही होगा। चलो ये तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, फिर भी हम सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, तो बच्चा अगर आप इसमें ज़्यादा दिमाग ना भी लगाना पाओ, वैसे तो इसके अंदर थोड़े कॉन्सेप्ट और भी होते हैं कि भाई जो A और B, जो पॉइंट P है वो किस तरीके से A और B को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है। लेकिन अगर बच्चे ने ये नहीं पढ़ रखा तो आप ये भी मत करो। आप क्या करो, आप Z की वैल्यू उठा के रख दो और आप Z1 और Z2 की वैल्यू उठा के रख दो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अब ये मॉड हटा दो, मॉड ओपन कर दो, क्योंकि स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायरिंग वो साइड करते सर्कल की इक्वेशन आपको अपने आप दिख जाएगी। और जैसे ही सर्कल आ गया ना यार, सर्कल आने के बाद तो बेटा आप सर्कल का सेंटर, रेडियस सब कुछ निकाल सकते हो आसानी से। तो ये एक मस्ट डू क्वेश्चन है, तो ये आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसने क्या बोला? अगला क्वेश्चन में इसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चलो पढ़ते हैं सवाल को, थोड़ा देखते ऐसा लग रहा है कि वेक्टर 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। लेट L1 बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन गिवन बाई, चलो तो दो प्लेन आपको दे रखे हैं और L1 उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मैं जब तक सवाल पढ़ रहा हूँ मेरे मन में कुछ कुछ बातें चल रही हैं। पहली बात क्या चल रही है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, तो हमें इन दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो वैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सर डायरेक्शन कैसी होगी? सर इन दोनों के नॉर्मल्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, नॉर्मल क्या है इसका 2 3 1, इसका 1 2 1। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे तो आपको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है लेट L2 बी द लाइन पासिंग टू द पॉइंट ये एंड पैरेलल टू L1। चलो ठीक है, आपको L1 की डायरेक्शन तो पता ही थी और आपको P पॉइंट ही पता लग गया। एक पॉइंट पता है और एक डायरेक्शन पता है तो आपको लाइन पता लग जाती है। ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म से लिख दो, चाहे कैसे भी लिख लो, है ना। तो आपको L2 भी गिवन है। ठीक है, लेट M डिनोट्स द प्लेन गिवन बाई द इक्वेशन, आपको एक प्लेन दे रखा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, प्लेन भी आपको डेफिनेटली इसने ढंग से दे दिया है। ठीक है, आगे बोलता है सपोज L2 मीट्स द प्लेन M एट पॉइंट Q। तो जो लाइन जो अपन को L2 अपन ने निकाली थी वो प्लेन को Q पॉइंट पर मीट कर रही है। तो बेटा अपन क्या करेंगे, लाइन पर जनरल पॉइंट निकालेंगे और उसको उठा के प्लेन में पुट कर देंगे। ठीक है, उसको जैसे अपन ने प्लेन में पुट करा तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोगों को L2 मीट्स द पॉइंट Q पॉइंट भी निकल आएगा। आगे क्या बोलता है, लेट R बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू प्लेन M। तो R डिनोट्स द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट, अच्छा P पॉइंट ये इसने दे रखा था आपको, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करी गई है किस पे, इस प्लेन के ऊपर। चलो ये भी अपन को डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड बात होती है। अगर पॉइंट गिवन है और मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है प्लेन पे तो मैं डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट्स मेरे अकॉर्डिंग यार इस क्वेश्चन के अंदर भी सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग आराम से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब देखो यार, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस बच्चे को करना चाहिए? जिस बच्चे ने ना जे ड्यूरिंग प्रिपरेशन वेक्टर 3D की अच्छी प्रैक्टिस करी थी, जिसकी स्पीड अच्छी है। ठीक है, उस बच्चे को इसको पहले गो में अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं मुश्किल कैटेगरी में काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हर एक बात बेटा अपने को सवाल पढ़ते पढ़ते दिमाग में इमेज बन रही है कि सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो मैं तो इस क्वेश्चन को पहले गो में ही अटेम्प्ट करता। ठीक है, और अगर सपोज करो आपकी थोड़ी स्पीड कम है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होने जैसा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको मार्केज रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और जिसकी स्पीड अच्छी है वो उसको पहले गो में ही अटेम्प्ट कर लेना। चलो जी, तो फिलहाल तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तो इसको अटेम्प्ट करता है, इसलिए मैं 7 नेक्स्ट कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। अब इसने बोला
कि लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वो अपन यूज़ करते भी, अपन कैपिटल N को सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड z डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। कंसिडर f, अब f एक फंक्शन है जो इनपुट कैसे ले रहा है, नेचुरल नंबर, और आउटपुट इंटीजर्स दे रहा है। कोडोमेन कैसी है उसकी, इंटीजर्स है। g जो फंक्शन है वो इनपुट कैसे ले रहा है, इंटीजर्स ले रहा है, लेकिन उसकी जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है भाई। इसने थोड़ा सा इन्फो दे दी आपको। आगे इसने आपको f और n को डिफाइन कैसे कर रहे हैं उसने ये आपको बता रखा है कि भाई अगर मैं n को ऑड इनपुट दूंगा तो आउटपुट इस तरह से आएगा, जैसे आपने n को वैल्यू दे दी 1, 3, 5, 7, तो इस तरह से आप आउटपुट n की वैल्यू यहाँ रख के आप आउटपुट निकालोगे। और अगर आपने n की वैल्यू दे दी E1 तो आप n की वैल्यू E1 रख के यहाँ पर आप आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। फिर g आपको दो स्ट्रेट लाइन ही दे रखी है वैसे तो बिल्कुल। अगर मैं पॉजिटिव इनपुट, लेकिन आपको इसका इनपुट इंटीजर्स है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसे बोलना चाहिए मुझे AP दे रखी है, ठीक है, जिसमें अगर मैं पॉजिटिव इनपुट दूंगा तो मुझे कुछ आउटपुट मिलते रहेंगे, और आउटपुट भी कैसे होंगे, एक इवन नंबर को एक 3 से ऐड करोगे तो हमेशा ऑड ही आएगा, ऑड आउटपुट मिल रहे हैं। और अगर मैं नेगेटिव इनपुट दूंगा तो -2n, मतलब मुझे E1 आउटपुट मिल रहे हैं, चलो ठीक है। फिर डिफाइन गॉफ और फॉग इसने डिफाइन कर रखा है, चलो तो फॉग और गॉफ 1 1 होगा, ऑन टू होगा, F11 होगा, G ऑन टू होगा, गॉफ ऑन टू होगा, गॉफ इन टू होगा। यार देखो क्वेश्चन है डुएबल है, लेकिन है ना काफ़ी लेंथी लगेगा। कारण ये है ना बेटा, रीज़न ये है ना कि आपको है ना F और G दोनों दे रखे हैं। अब कंपोजिट फंक्शन का सवाल हो गया, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, देखो है ना F of G और G of F निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पर कमेंट करवा रहा है यार, ऐसा नहीं है कि केवल एक पर कमेंट करवा रहा है। हाँ यार देखो ये F of G पर भी कमेंट करवा रहा है, G of F पर भी कमेंट करा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग ये लेंथी निकलेगा। इसको आप वापस से जिस बच्चे ने कंपोजिट फंक्शन की प्रैक्टिस ड्यूरिंग कोर्स कर रखी थी अच्छे से, ठीक है, वो तो इसको ढंग से अभी अटेम्प्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस ड्यूरिंग उस टाइम पर नहीं कर रखी तो बेटा आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टफ कैटेगरी का सवाल है ये, ठीक है। तो मैं इसको मार्केस रिव्यू नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलो जी, अब लास्ट के अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन से सेक्शन 3 के अंदर हम लोगों को न्यूमेरिकल्स दिए हैं इसने। अब न्यूमेरिकल्स में इसने बोला है कि अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ और सही हो गया तो +4 मार्क्स दे रहा है, और कुछ भी और मैंने आंसर भी मार्क कर दिया तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रखी इसने। तो हर एक अदर केस के अंदर आपको 0 मार्क्स वो कर रहा है, अलॉट कर रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इफ़ न्यूमेरिकल वैल्यू हैज़ मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, पॉइंट के बाद में अगर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो राउंड ऑफ करना है वैल्यू टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको है ना 2 डेसिमल तक आपको आंसर देना है, ऐसा नहीं है कि आप सिंगल डेसिमल पर आंसर देके छोड़ दें, ठीक है, आपको 2 डेसिमल तक आंसर देना है। चलिए जी, अब एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा विद रियल नंबर सच दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब यार देखो इस क्वेश्चन को छोड़ देना तो गलत होगा, ठीक है। अगर मैं वापस से अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लिमिट्स के टाइम पर थोड़ी ईमानदारी रखी है, ठीक है, और लिमिट्स भी आपने ढंग से कर रखा है, प्लस आपको न्यूटन लेबनीज थ्योरम भी आती है, ठीक है। और दूसरा मुझे दिख रहा है कि MOD मेथड डिफरेंशिएशन में हम आपको एल ऑर्बिटल पढ़ाते थे, ठीक है, तो वो भी आपको ढंग से याद है, ये तीनों चीज़ें आपको याद है। उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये आसानी से दिखेगा। कैसे, आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है और ये होल डिवाइड कर रखा है x³ से, और लिमिट की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ तो ये तो लिमिट 0 हो जाती है, ये वाला पार्ट तो हो रहा है 0, और ये x मतलब 0 इंटू cos x, ये भी 0 हो गया, अपॉन x³ हो रखा है, तो ये 0/0 का फॉर्मेट है। अब 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्मेट होता है, तो हम लोग क्लास में ही पढ़ते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को एल ऑर्बिटल रूल को यूज़ करना पड़ता है। तो आप एल ऑर्बिटल रूल यूज़ करेंगे। अब मुझे तो है ना यहाँ पर जैसे cos x भी दिख रहा है, ठीक है, cos x भी दिख रहा है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि यार यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंशन करना पड़ सकता है, cos x का एक्सपेंशन करके, क्योंकि यार जब भी हम लोगों को अल्फा और बीटा इस तरह से अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है, हम लोगों ने क्लास में भी अच्छी प्रैक्टिस की थी इसकी, कि हमें जब भी अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती है तो एक्सपेंशन करके हम लोग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूँगा तो x² आएगा, ठीक है, तो न्यूमरेटर में x² की जो टर्म्स होंगी, न्यूमरेटर में जो x² की टर्म्स होंगी वो तो लिमिट की वैल्यू बनेगी, वो क्या है, वो 2 बनेंगे, और x के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो 0 बनेंगे, कांस्टेंट टर्म होंगे वो भी 0 बनेंगे, x³ की अगर टर्म्स होंगी तो वो भी 0 बनेगी, लेकिन वो यहाँ पर दिख नहीं रही मुझे बनती हुई। तो मैं तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता, मैं ये मान रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता क्योंकि हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चन की क्लास के अंदर। तो इसको आप लोग भी, जो बच्चों ने ढंग से तैयारी कर रखी है, उनको इसको अटैम्प्ट कर लेना चाहिए।
ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट द सेट ऑफ ऑल रियल आर ऑन द सेट ए बी सी डी ई एफ सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड आर कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स बी डिनोटेड बाई डेल्टा द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन बनाना है ऑन द सेट ए बी सी डी ई एफ। चलो, सेट के अंदर आपको 6 एलिमेंट दे दिए, सेट के अंदर आपको 6 एलिमेंट दे दिए और अब आपको इसमें एक रिलेशन बनाना है। सबसे पहले तो बात समझते हैं कि सर सेट आपको दे रखा है, उसमें 6 एलिमेंट दे रखे हैं, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन 2 सेट्स। ठीक है, तो रिलेशन सबसेट होता है, तो अपन एक सेट बनाएंगे ए बी, ऐसे एक सेट बना देंगे ए बी सी डी ई एफ और वापस से ए बी सी डी ई एफ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, तो सर आप देख सकते हैं ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, ऐसे करके बी ए बी सी बी डी बी ई बी एफ, फिर सी ए सी बी सी डी सी ई सी एफ, फिर डी ए डी बी डी सी डी 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 ई डी एफ। ऐसे करते हमारे पास 36 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे सेट के अंदर। ये बात हमारे मन में आ गई, चलो ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि मुझे एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करे, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और रिलेशन में केवल 10 एलिमेंट हो। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर वो रिफ्लेक्सिव होगा तो उसके अंदर ए बी बी सी सी डी डी ई ई और एफ एफ तो होना ही चाहिए, तो मतलब 6 एलिमेंट तो पक्का आ गए। ठीक है, और आगे बोलता है कि वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। अब सिमेट्रिक होने के लिए अगर सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक ये बोलता है कि अगर सर सपोज करो ए कॉमा बी मेरे सेट में आ गया तो बी कॉमा ए भी सेट में आना चाहिए। ठीक है, तो यार मुझे क्या लगता है ना कि इसमें आप जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स बन सकते हैं ना, उनको एज ए मैट्रिक्स बना के देखिए। ठीक है, तो आपको डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो तो रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे, तो वो सारे के सारे 6 एलिमेंट तो आ गए, बस आपको 4 एलिमेंट चूज़ करने हैं, क्योंकि कुल मिला के रिलेशन के अंदर 10 ही एलिमेंट हो सकते हैं। तो आपको 4 एलिमेंट चूज़ करने हैं जो कि सिमेट्रिक रिलेशन को बना पाए, है ना। सिमेट्रिक मतलब ए बी आ जाए तो बी अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कर लेना चाहिए वापस से। ये क्वेश्चन किसको अटैम्प्ट करना चाहिए, ये क्वेश्चन उस बच्चे को अटैम्प्ट करना चाहिए, है ना। एकदम सही बात यह है कि ये क्वेश्चन उस बच्चे को अटैम्प्ट करना चाहिए जिसने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम रिलेशंस की एक्सरसाइज 3 करी हो। इसका मतलब है जिसने अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, क्योंकि मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने पड़ते हैं ताकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। और देखो ये एडवांस ने भी पूछा है, तो मैं तो इसको एक ईजी कैटेगरी का सवाल मानूंगा। ठीक है, अनलेस अनटिल आपने रिलेशंस की प्रैक्टिस कर रखी हो, तो ये क्वेश्चन एक जल्दी से हो जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। आगे ठीक है, तो क्वेश्चन है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो 7 डिजिट का नंबर है जिसमें 0 1 और 2 ही यूज़ हो सकते हैं। फिर बोलता है कि ये जो नंबर है 0 2 1 0 2 2 2 इज़ नॉट इन एस, ये इस तरह का नंबर एस में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि शुरुआत में 0 नहीं होना चाहिए, जो कि अपन दिमाग में रखते भी हैं कि 0 को शुरुआत में नहीं रखेंगे, नहीं तो नंबर 6 डिजिट का हो जाएगा, 7 डिजिट का नहीं रहेगा। फिर बोलता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट 0 and 1 अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस इन एक्स। तो लैंग्वेज पढ़ के लग रहा है कि जो 0 है, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट 0 and 1 अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस। तो एग्जैक्टली एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट मतलब सर ये ना हमारा एडिशन थ्योरम का सवाल बन रहा है। ठीक है, जिसके अंदर मैं 2 सेट बना लूँगा ए और बी, जिसके अंदर ए सेट हम बनाएंगे कि 0 एग्जैक्टली 2 बार यूज़ हो गया और 1 एग्जैक्टली 2 बार यूज़ हो गया। ठीक है, लेकिन यार इसके अंदर है ना आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि सर दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि भाई अगर मैं पहली प्लेस में, जैसे 0 के टाइम पर तो यार परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आप कोई भी 7 डिजिट का नंबर बनाना था, पहली प्लेस को छोड़ देंगे, बचे 6 प्लेस, 6 में से कोई 2 डिजिट उठा के आप 0 को रख दोगे तो कंस्टेंट होल्ड कर जाएगा। तो 0 के टाइम पर तो आपको परेशानी नहीं आएगी, लेकिन 1 के टाइम पर आपको मल्टीपल केसेस बनाने पड़ेंगे। तो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, तो इस सवाल को आपको फिलहाल पहले बार में अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए, इसको आपको मार्केस रिव्यू करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भाई आपको एक फंक्शन दे रखा है जो R2R वैल्यू ले रहा है, फंक्शन पॉजिटिव है
उसके बाद में आपको बोल रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब जैसे ही बच्चे ने ये देखा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो बच्चे के मन में क्या आ गया कि सर ये तो हम लोगों ने डायरेक्टली याद कर रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को होल्ड करता है। तो फंक्शन आप लोगों ने डायरेक्ट अज्यूम कर लिया कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, ए टू द पावर लैम्डा एक्स टाइप का फंक्शन आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, फिर बोलता है कि लेट द रियल नंबर a1 टू a50 बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो a1 से a50 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होल्ड कर रहा है, चलो ये भी ठीक है। इफ एफ a31 क्या हो जाएगा, a प्लस 30d इक्वल्स टू 64 एफ a प्लस 24d। ठीक है, चलो इसने आपको एक रिलेशन दे दिया। फिर एक और रिलेशन इसने आपको दे रखा है कि आई वेरियस मतलब एफ ऑफ a1 प्लस एफ ऑफ a2 अप टू एफ ऑफ a50 आपको की वैल्यू आपको ये गिवन है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछता है। बेटा यार ये क्वेश्चन देखो है तो इजी, लेकिन काफ़ी मेहनत लग रही है मुझे। क्या है, आपको फंक्शन पहले तो आपको फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन में अननोन कितने हो गए सर, 2 अननोन हो गए। कौन सा, एफ ऑफ एक्स को आपने क्या अज्यूम करा है, ए टू दी पावर लैम्डा एक्स अज्यूम करा है, तो आपको ए भी निकालना पड़ेगा, लैम्डा भी निकालना पड़ेगा, तो 2 अननोन हो गए। और वो 2 अननोन निकालने के लिए इसने आपको 2 रिलेशन दे रखे हैं। ठीक है, और वो दोनों रिलेशंस में मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि भाई एकदम फटाफट से आंसर आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन को भी आपको पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी मार्केस रिव्यू करके आगे बढ़ो। टफ नहीं है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन डुएबल है। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, लेकिन लेंदी निकलेगा। ठीक है, तो इसको आप मार्केस रिव्यू पहली बार में अटेम्प्ट मत करो, दूसरी बार में कर लेना। ठीक है, आगे बोलते हैं। आगे इसने क्या दिया है, फॉर एनी 2 पॉइंट्स m एंड n इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, mn वेक्टर डिनोट करता है वेक्टर फ्रॉम m टू n। चलो यहाँ तो इन्फॉर्मेशन हो गई। O डिनोट्स द जीरो वेक्टर, ये भी इन्फो, ये सब पता है अपन को। लेट पी क्यू आर भी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। पी क्यू आर क्या आपको 3 पॉइंट दे दिए एक्स वाई प्लेन के अंदर। चलो लेट एस बी ए पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाया, उसके अंदर एक पॉइंट एस मार्क कर दिया। फिर इसने आपको एक रिलेशन दे दिया। फिर बोलते हैं ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक काम करो, इसका डायग्राम आप बना के देखो। अगर आप इसका डायग्राम बना के देखते हो, आपको देखो कुछ चमकता है क्या। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो पी क्यू आर तो इसने आपको एक ट्राइंगल दे दिया। फिर इसने आपको क्या बोला कि पी क्यू आर के अंदर ठीक है ये इसने एक रिलेशन दे रखा है। फिर इसने बोल रहा है ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ ई किसका मिड पॉइंट है, पी आर का। ई मिड पॉइंट है किसका, पी आर का। और ई एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, और एफ मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का। ये और ये बराबर दे रखे हैं। चलो ठीक है भाई, अपन ने बराबर मार्क कर दिए। फिर आगे बोलते हैं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ, ये वाला हो गया। अब देखो हम लोगों ने ना 9th क्लास में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि सर मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है कि अगर ट्राइंगल की 2 मिड पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगी, और लेंथ ऑफ ई एफ विल बी हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पी क्यू। तो और लेंथ ऑफ, देखो इसने ना आपसे ई एफ पूछा भी है, लेंथ ऑफ ई एफ इसने आपसे पूछा भी है। तो यार इसने आपसे मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th की थ्योरम आपसे चेक करवा रहा है। ठीक है, अपॉन लेंथ ऑफ ई एस, जो इसने पॉइंट एस इसने अज्यूम कर रखा है, जिसमें भी इसने एक रिलेशन दे रखा है कि भैया ये एक रिलेशन आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें एस को आप कुछ भी एक्स वेक्टर अज्यूम करके, पी को कोई भी ओरिजिन अज्यूम करके, ठीक है, क्यू को क्यू वेक्टर और आर को आर वेक्टर, आप ऐसा अजम्पशन लेके आप आराम से इस रिलेशन से एस की वैल्यू निकाल सकते हो। एस मतलब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो यार ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था। इसको ये स्किप करना तो गलत रहेगा। ठीक है, और देखो हम लोग तो क्लास के अंदर हम लोग आपको डे 1 से बोल देंगे बेटा वेक्टर 3D एक ईजी कॉन्सेप्ट है, उसको ढंग से पढ़ लो। ठीक है, और देख रहे हो आप लोग कि अपन ने 2 क्वेश्चन देखे, दोनों एक ईजी मीडियोकर ईजी लेवल के सवाल आए। ये तो खास करके काफ़ी ईजी है, और वो भी ईजी था। कौन सा, वो प्लेन वाला, वो क्वेश्चन भी ईजी था, लेकिन वो थोड़ा लेंदी निकल रहा था। लेकिन ये तो एक ईजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन भी है। तो यार इस क्वेश्चन को आपको बच्चे को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमें बोलता है कि भाई आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं y1 y2 y3, और आपको फंक्शनल इक्वेशन ऐसी दे रखी है। ठीक है, अब फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, तीनों फंक्शंस में इनिशियल कंडीशंस दे रखी है, मतलब कंडीशन दे रखी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू दे रखी है, जैसे ये वाला फंक्शन में वैल्यू गिवन है। फिर आपसे एक लिमिट पूछता है। अब यार इस सवाल के अंदर मैं लिमिट को देखूँ, ठीक है,
इस लिमिट को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या देख पा रहा हूँ, लिमिट को देख पा रहा हूँ कि अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो e⁻0 तो 1 होता है, तो ये e⁻x की तो कोई वैल्यू मतलब ही नहीं है, e⁻x तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो इसलिए तो आपको हेडेक लेना ही नहीं चाहिए था। और sin x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको सॉल्व क्या करना है, y1 y2 y3 बाई x प्लस 2। क्वेश्चन ये है आपके सामने, मतलब y1 y2 y3, अगर आपका y1 y2 y3 कैलकुलेट हो जाए उसको डिवाइड कर दो x से। ठीक है, चलो जी ये बात समझ में आ रही है। और क्या समझ में आ रहा है यार, ये क्वेश्चन देखता हूँ कि सर अगर मैं साइन स्क्वायर x और y1 को उधर भेज दूँ, y1 को डिनोमिनेटर में ले आऊँ, तो dy1 बाई y1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x बाई dx, साइन स्क्वायर x इंटू dx, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो रहा है। इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है, तो पहली बार में तो मन में ये आता है कि सर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट ही कर पा रहे हो तो आप y1 y2 y3 कैलकुलेट ही कर लो। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और सोचूं ना, तो मुझे एक बात और ऑब्जर्व हो रही है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि सर यहाँ पर ना dy बाई y1 बनेगा, तो dy बाई y1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln y हो जाएगा। यहाँ पर भी ln y2 होगा, यहाँ पर ln y3 होगा। ठीक है, तो अगर इन जो तीन इक्वेशन बनेगी, तीनों को मैं ऐड कर दूं डायरेक्टली, तो log y1 log y2 log y3, तो log आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y1 y2 y3 कैलकुलेट होगा। तो यार यहाँ पर भी y1 y2 y3 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यार इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना समझदारी रहेगी। अब रही बात कि सर इसको पहली बार में अटेम्प्ट करना चाहिए क्या, तो मैं तो बोलूँगा नहीं, इसको अपन को है ना सेकेंड गो में अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन टाइम कंज्यूम कर सकता है आपका। ठीक है, तो इसको मार्केज रिव्यू करो। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यार देखो, मैच द कॉलम को करने का तरीका तो ये होता है कि भाई जैसे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करा, अब इसमें आपको मेरे अकॉर्डिंग तो आपको हर एक पार्ट सॉल्व नहीं करना चाहिए, आपको देख लेना चाहिए कि भाई कौन कौन से इसमें ऑप्शन है। जैसे अगर मैंने पी सॉल्व कर लिया, तो अगर सपोज करो मैंने कोई भी पी पार्ट सॉल्व कर लिया, तो मेरा अगर इसमें जैसे 2 में दे रखा है ना, तो पी सेलेक्ट करने से अगर हो सकता है कि आपके कई सारे ऑप्शंस, जैसे अगर पी अगर सपोज करो 2 हो गया, तो भाई ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर और फिर अपने क्यू भी सॉल्व कर लिया, तो अगर आपने कोई भी 2 पार्ट सॉल्व कर ली तो आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो मैच द कॉलम अपन देख लेते हैं कि अपन को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अपन देखते हैं कि पी और क्यू पार्ट कैसे दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई इसके अंदर भी आपको नेगेटिव -1 आपको दे रखा है, तो थोड़ा सा अपन को सतर्क रहना है क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, चलो अब आपको इसने बोला कि लेट R डिनोट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, फिर लेट द रियल नंबर x, आपको बॉक्स ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, n डिनोट्स नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, अच्छी बात है, n नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। चलो, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो सकता है जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, कहाँ से कहाँ तक में, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो यार अब जैसे ये n तो कांस्टेंट है, n तो कांस्टेंट है, और न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है 10x³ - 45x² + 60x + 35। अब अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे आपको ये क्यूबिक दिख रही है, आपको ये क्यूबिक दिख रही है, अगर आप इस क्यूबिक को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो देखो थोड़ा डिफरेंशिएट करते हो, देखो मन में देखो कि 30x² आ रहा है, 90x आ रहा है और 60 आ रहा है, तो तीनों टर्म्स में 30 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर एक क्वाड्रेटिक सी आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक के हो सकता है आपको ये देखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक की रूट कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार वो 1 से 2 के इंटरवल के अंदर वो क्वाड्रेटिक किस तरीके से बिहेव कर रही है। मतलब वेवी कर्व लगा के आपको समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक के रूट्स कौन कौन से। पहले आप क्वाड्रेटिक के रूट्स देखोगे, फिर वेवी कर्व लगा के आप समझेंगे कि यार ये क्यूबिक कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रही है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रही है, और फिर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके आप ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर सकते हो कि भाई कहाँ से ये कंटिन्यूस रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो डूएबल है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और दूसरा पार्ट बोलता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर बेस, ये तो कांस्टेंट है, n की वैल्यू तो कांस्टेंट है, सही बात है। और x³ + 3x, तो ये क्या हो गया, 3x² + 3, इसको डिफरेंशिएट करा मैंने, तो ये क्या हो गया 3x² + 3, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन इन R है। तो सही बात है सर, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। चलो जी, पूरा ही खुल गया। तो हमने देखा सर ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया सर ये तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब ये वाला द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन R, तो आपको अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, सीधी बात है। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आ ही रहा है। अब आपको ये देखना है कि भाई क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है भी या नहीं है।
तो आप एक काम करो ना यार, ये जो टर्म है, ये जो क्वाड्रेटिक दे रखी है, ये फैक्टराइज भी हो रही है, आप n की वैल्यू रख दो, क्योंकि ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, आप n की वैल्यू रख दो, सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए ये पॉजिटिव आ जाए वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो यार P और Q दोनों ऑप्शंस डुएबल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले गो में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको पहले गो में अटेम्प्ट कर लेता, बाकी मैं 2 ही ऑप्शन सॉल्व करता, मैं 2 ऑप्शन सॉल्व भी नहीं करता। तो आप भी इसी तरीके से सोचा करिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखूं। ओह भाई स्टैट्स का क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है या नहीं है। बाकी मैंने तो जो अभी तक देखा है स्टैट्स के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी आ रहे हैं, ठीक है। मेंस में भी लेंदी आता है, एडवांस को देख लेते हैं। तो इसने आपको क्या बोला कि वैल्यू दे रखी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो देख लेते हैं। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको वैल्यूज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सपोज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 19, चलो सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो f1 प्लस f2 की वैल्यू आ रही है, एंड द मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज 6, और मीडियन वैल्यू आपको 6 दे रखी है। अब आपको फ्रीक्वेंसी, आपको सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 19 है, सारी की सारी 19 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आपको मीडियन निकालना है, मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू को बोलते हैं। तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं तो अपन n+1/2 कर देते हैं, ठीक है। तो n+1/2 करके अपन मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 19+1 दैट इज 20/2 10। तो 10th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो अपनी मीडियन वैल्यू हो जाएगी। तो इसने आपको बता रखा है कि जो 10वीं ऑब्जर्वेशन है ना वो 6 है, 10वीं ऑब्जर्वेशन है वो आपको इसने 6 बताया था, 6 बता रखा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा मीडियन निकालते हुए सबसे पहले आप लोगों को जो भी डाटा आपको गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, ये गलती हो सकती है, ठीक है। अभी अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको है ना, सबसे पहले डाटा आएगा 4 का 5, अच्छा पहले इसने नहीं, देखो 4 5 इसने फिर 8 दे दिया है ना, देखो ये ध्यान देना चाहिए था। तो पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 7 नहीं है, फिर 8 9, फिर 11, फिर 12। तो आपको पहले डाटा को ढंग से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार f1 f2 की, मुझे तो लगता है कि f1 f2 की वैल्यू यहाँ से ना f1 f2 की वैल्यू निकल जाएगी। चलो आगे बढ़ता हूँ सवाल को। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट अल्फा डिनोट्स द मीन डेविएशन अबाउट मीन। ओ भाई अल्फा निकल गया, फिर मीन ऑफ डेविएशन अबाउट मीन निकालना पड़ेगा। मीन ऑफ डेविएशन अबाउट मीन याद है, पहले तो मीन कैलकुलेट करो, फिर हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितना डेविएटेड है वो कैलकुलेट करो, फिर xi इंटू fi निकाल के मीन ऑफ डेविएशन अबाउट मीन निकालो, एंड बीटा डिनोट द मीन ऑफ डेविएशन अबाउट मीडियन, फिर मीन ऑफ डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करो, और सिग्मा स्क्वायर डिनोट्स द वेरिएंस। भैया नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए पहले बार में सवाल को, ठीक है। क्या सर सवाल बहुत मुश्किल है सर, ये तो हम पढ़ के गए हुए हैं, सभा में आता है, लेकिन बेटा बहुत लेंदी निकल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तू कर लेगा, अगर तूने 15 मिनट लेके सवाल को कर भी लिया तो कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ चीज़ हासिल नहीं कर लेगा, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट इस क्वेश्चन को स्किप ही कर देना बेटा, अटेम्प्ट मत करना चलते पेपर में तो, ठीक है। मीन डिवीजन अबाउट मीन निकलवा रहा है, मीन डिवीजन अबाउट मीडियन निकाल रहा है, वेरिएंस निकलवा रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करवा रहा है, और कैलकुलेशन भी बहुत ऐसे सुंदर नहीं दिख रही मुझे, कैलकुलेशन भी खराब होती हुई दिख रही है। मत अटेम्प्ट करिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपको दे रखा है W एक वेक्टर दे रखा है, U एंड V भी 2 वेक्टर सच दैट U क्रॉस V आपको W दे रखा है, V क्रॉस W आपको U दे रखा है। चलो यार इस चीज़ को तो देखते हैं अपन, क्लास में बहुत प्रैक्टिस करते हैं कि U क्रॉस V आपको W दे दिया, V क्रॉस W आपको U दे दिया। तो यहाँ से तो हमें समझ में आ गया कि U V W आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मुझे एक तरीके से एक कंडीशन पता लग गई कि U डॉट V 0 है, V डॉट W 0 है, W डॉट U 0 है। इन सब की वैल्यू हमें ये पता लग गया। आगे समझ लेते हैं। फिर अल्फ़ा बीटा गामा एंड टी भी रियल नंबर सच दैट आपको U आपको अल्फ़ा बीटा गामा दे दिया। फिर आपको इसने दे रखा है -t प्लस बीटा प्लस गामा 0, अल्फ़ा माइनस टी बीटा प्लस गामा 0, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस टी गामा आपको 0 दे रखा है। फिर ईच एंट्री इन लिस्ट 1 मैच ईच एंट्री इन लिस्ट 1 टू द करेक्ट एंट्रीज इन लिस्ट 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको एक एक करके देखना है कि भैया करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो अब देखो यार इस सवाल में अपन क्या देख पा रहे हैं कि आपको एक वेक्टर गिवन कर रखा है, ठीक है। अब मैं अगर इस सवाल को पहली बार मैं अटेम्प्ट कर रहा होता तो पहले तो मुझे क्या क्या दिख रहा होता है कि सर मैं ना इसका मैग्नीट्यूड ले लेता, क्योंकि मुझे ना U और V में अब है ना एंगल पता लग गया, क्योंकि U और V आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो U और V में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलर तरीके से V और W में भी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा,
ठीक है, एक बात तो मुझे समझ में आ रही, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लेता और W वेक्टर मुझे गिवन है, W वेक्टर मुझे गिवन है 1 1 माइनस 2 गिवन है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √6 का हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से चलो एक रिलेशन आ जाता, यहाँ से एक रिलेशन आ जाता। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस, अब यहाँ पर भी मुझे ना थोड़ा थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर का फील सा आ रहा है सर। मुझे ना ये क्या दिख रहा है कि एक वेक्टर होगा -t 1 1, एक वेक्टर होगा 1 -t 1, एक वेक्टर होगा 1 1 -t, जो कि परपेंडिकुलर है u के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है सर, ये कुछ ऐसा हो सकता है, इस तरीके से अपन इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ये जो तीनों वेक्टर्स है ना, -t 1 1, 1 -t 1 और 1 1 -t, तीनों एक प्लेन में है, एक प्लेन में ये तीनों वेक्टर, और ये जो u वेक्टर है ना उससे बाहर की तरफ निकला हुआ है, तभी ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में होंगे, तभी सर एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में होंगे, ये एक वेक्टर बाहर की तरफ निकला होगा, अगर वेक्टर बाहर की तरफ निकला होगा तो एंगल 90 डिग्री का बन सकता है। तो सर हम लोग एक बात समझ गए कि -t 1 1, 1 -t 1 और 1 1 -t, ये तीनों एक को प्लेनर सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, तो इनका STP 0 होगा। अब STP की बात मेरे मन में बहुत पहले भी आ रही थी, क्यों आ रही थी, क्योंकि सर साइक्लिक ऑर्डर दिख रहा था -t 1 1 1 -t 1 1 1 -t, जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोगों को हम लोग आपको रटवाई देते हैं कि माइनस टाइम्स ऑफ a³ + b³ + c³ - 3abc, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दो केस बन रहे हैं बेटा, या तो a + b + c 0 होगा या a = b = c होगा, तो ये दोनों केस बन रहे हैं। तो यार यहाँ से अपनी t की वैल्यूज निकल जाएंगी, लेकिन दो वैल्यूज निकलेंगी और करस्पॉन्डिंग टू बोथ द वैल्यूज ये सॉल्व होगा। तो यार करस्पॉन्डिंग टू बोथ t वैल्यूज, t की दो वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी निकल रहा है। ठीक है, वापस से मैं बोलूँगा बेटा, इसको अटैम्प्ट करने से पहले आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी चाहिए जो आपने मार्क्स रिव्यू करके सेक्शंस में छोड़ा है। तो मैं इसको पहली बार में अटैम्प्ट तो नहीं करूँगा। ठीक है, और टफ क्वेश्चन भी लग रहा है तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मार्क्स रिव्यू करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब हमें सेक्शन 1 में आना चाहिए और देखना चाहिए कि हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क्स रिव्यू करा था। ठीक है, से अब उसको अटैम्प्ट करना चाहिए, अब हमें उसमें टाइम देना चाहिए। फिर सेक्शन 2 में आना चाहिए, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क्स रिव्यू करा था, हमें उस पर टाइम देना चाहिए। फिर सेक्शन 3 में आना चाहिए, इसमें हमने 3 क्वेश्चन को मार्क्स रिव्यू कर रखा है। फिर सेक्शन 4 में आना चाहिए, हमने इसमें किसी क्वेश्चन को मार्क्स रिव्यू नहीं करा। तो यार हम लोग क्या समझे इस ऐसे पेपर अटैम्प्ट करने से, कि शुरुआत के 15-20 या आधे घंटे के अंदर हमें पेपर को एक गो में पूरा पेपर देख लेना चाहिए, और जो एकदम डूएबल क्वेश्चन है ना उसको अटैम्प्ट करना चाहिए। देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि आप 3 से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो, लेकिन आपके पास टाइम बचेगा। ठीक है, और आपके पास एक दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि आपको बचे हुए क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेपर को 2 गो में अटैम्प्ट करोगे तो मैथ्स का पेपर में आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे, और पेपर में आपको देखो सबसे अच्छी बात है कि आपका पूरा पेपर आप देख लोगे। ऐसा नहीं होगा कि सर मैंने आखिरी क्वेश्चन देखे ही नहीं, तो आप पेपर को जरूर से 2 अटैम्प्ट में अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, चलो जी, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।